फायदे क्या है? टीचेबिलिटी तो समझ में आया। तो टीचेबिलिटी मीन्स दैट द स्ट्रक्चर शुड बी गिवन मोर स्कोप फॉर द इजी डेमोन्स्ट्रेशन। मतलब टीचर क्या हो, जो चीज पढ़ा रहा है उसको सही से डेमोन्स्ट्रेट कर पाए। तो स्ट्रक्चर इस तरीके का बनना चाहिए कि आप अपने लेसन को सही से डेमोन्स्ट्रेट कर पाए। द स्ट्रक्चर विच कैन बी टॉट वेरी इजली शुड बी गिवन परफॉर्म। एडवांटेज क्या है स्ट्रक्चर अप्रोच के? द अप्रोच प्रमोट द स्पीच हैबिट टू स्टूडेंट विच इज रिपीटेड ओरल ड्रिल्स फॉर द वेरियस स्ट्रक्चर पैटर्न। इससे क्या होता है कि इसका एडवांटेज ये है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच का, कि बच्चा जब इसका यूज करता है तो उसके अंदर क्या आती है, स्टूडेंट के अंदर ओरल बोलने की क्षमता पैदा होती है पढ़ाने की। ठीक है, oral practice is ensure that a student acquire the proper pronunciation। ओरल प्रैक्टिस करने का फायदा क्या होता है? ओरल प्रैक्टिस का सबसे अच्छा फायदा ये है कि आदमी प्रोनाउंसिएशन सीख जाता है वर्ड। if the teacher is innovative and creative better classroom situation, the structural approach, ठीक है, can motivate the student to the exam maximum। कह रहा है कि if the teacher is innovative, अगर टीचर इनोवेटिव है तो वो क्या करेगा, बेटर क्लासरूम सिचुएशन में स्ट्रक्चरल अप्रोच का यूज करेगा। इनोवेटिव मींस, इनोवेटिव माने जो नई नई चीजों का आविष्कार करते हैं ना, उनको इनोवेटिव कहते हैं। या नई नई टेक्निक लाना, नवाचार इसका अर्थ होता है। इनोवेटिव का मीनिंग जो होती है हिंदी में, उसका मतलब होता है नवाचार। नवाचार माने नई नई टेक्निक है। ऐसा लोग अभी ऊपर पढ़ा है ना, ओरल प्रैक्टिस करने से वो प्रोनाउंसिएशन अच्छा हाँ होता है। हाँ, लेकिन सर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो गलत पढ़ते हैं तो गलत प्रोनाउंस नहीं करते हैं नहीं वो। नहीं 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 समझे आप, बात नहीं समझे। आप टीचर के सामने पढ़िए, मतलब जिसको प्रोनाउंसिएशन आती हो उसके सामने आपको पढ़ने के लिए कह रहा है। ये नहीं कि आप ओरल पढ़ते रहिए, बस किताब दे दी आपको पढ़ते रह रहे हैं आप। जैसे सरकारी स्कूलों में होता है ना कि एक टीचर पढ़ा, एक बच्चे को खड़ा करता है, दो दो दूना चार, दो तिहाई छह, तो वो बच्चा एक पढ़ता रहता है, बाकी बच्चे वो बोलते रहते हैं। अगर सपोज करिए कि जो बोलने वाला बच्चा है उसी के टेबल नहीं आती उसको, है ना, तो वो हाँ, गलत तो बोलेगा तो बाकी भी गलत। हाँ, बाकी सब गलत बोलेंगे, सब गलत सीखेंगे। तो वो चीज नहीं कह रहा है ये। सीखने के बाद तब कर रहा है कि बच्चा पढ़ेगा और टीचर देखेगा। होता क्या था, जैसे हम ही लोग हम बता रहे हैं, जब हम पढ़ते थे अपने कॉलेज स्कूल में, तो टीचर क्या करते थे कि इंग्लिश जब पढ़ाते थे, वो पढ़वाते थे, तो ऐसा नहीं था कि वो खुद पढ़ते थे। वो क्या करते थे, बेंच पे खड़ा किया एक किनारे से, तुम खड़े हो, हाँ पढ़ो, पहला पैराग्राफ पढ़ो। पहला पैराग्राफ जहाँ पढ़ा या आधा पढ़ा उसको रोक देते थे, फिर दूसरे को कहते थे। लेकिन वो ध्यान से सुनते थे। जब हम लोग पढ़ते थे तो वो बताते रहते थे कि ये सेंटेंस ऐसे नहीं ऐसे बोला जाता है, ऐसे नहीं ऐसे बोला जाता है, टोकते रहते थे। ठीक है, बहुत लोगों को बुरा लगता है कि हमको टोका जा रहा है, बोल रहे हैं तो इतना गलत मतलब हमको बनाया जा रहा है, तो बहुत लोग भागते थे उस चीज से, पीछे बैठते थे। वो बच्चे क्या करते थे, जो नहीं पढ़ना चाहते थे पीछे बैठते थे, और जो थोड़ा पढ़ने में सही थे वो आगे बैठते थे। तो वो ओरल प्रैक्टिस कराना है आपको, लास्ट बेंच तक जाना, ओरल पढ़ाते हुए एक एक पैराग्राफ ही पढ़ाइए डेली। और उस तरीके से क्या होगा कि पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा और हर बच्चे को आप ओरली पढ़वा लेंगे। ठीक है, जब छोटी क्लास होती है तो थोड़ा संभव होता है, बड़ी क्लास में संभव नहीं है क्योंकि लेसन बहुत बड़े बड़े हाँ होते हैं। हाँ, आप नहीं करा पाएंगे, लेकिन ये छोटे बच्चों में आप करा सकते हैं ओरल प्रैक्टिस। ठीक है, तो हैबिट फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर टू परमानेंटली ग्रेसिव, इट इज द बेस्ट सिचुएटेड, अभी बता रहे हैं इसका मतलब, it is best suited approach for the objective based teaching for the foreign language। ऑब्जेक्टिव बेस्ड मतलब होता है आप उद्देश्य मालूम हो आपको कि करना क्या है, तो उसके लिए ये बेस्ट मेथड है पढ़ाने की। जैसे सपोज करिए आप ग्रामर की जानकारी कराना चाहते हैं, एक्टिव पैसिव की जानकारी कराना चाहते हैं, तो आप उस तरीके का लेसन प्लान करिए, उस तरीके का स्ट्रक्चर बनाइए और उसको पढ़ाइए। यानी फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए बेस्ट अप्रोच है स्ट्रक्चरल। द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ग्रेडेशन, जो अभी आप पूछ रहे थे हमसे पिछली क्लास में, क्या पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे आप? हमने पूछे थे ना कि बच्चे को कैसे क्या करना है, पूछा था ना हमने, क्या पूछा था कि टेस्ट क्या याद नहीं आ रहा सर, है? कौन से हेडिंग? अभी आपने पूछा था ना पिछली क्लास में हमसे, अभी थोड़ी देर पहले क्या पूछा था, ये क्वेश्चन आया, ये बता दीजिएगा।
हाँ वो होमवर्क पूछे थे। हाँ होमवर्क, तो ये वही चीज है जो ये जो आप पूछ रहे थे अभी कि वही उसी चीज पे आधारित है। होमवर्क क्यों देते हैं हाँ और क्यों, क्या फायदे हैं इसके? हाँ अभी बताएंगे, अभी बताएंगे। द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ग्रेडेशन ऑफ लर्निंग मटेरियल्स ऑफ पॉसिबल थ्रू द अप्रोच। ठीक है, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ग्रेडेशन मतलब ग्रेडेशन करना ऑफ द लर्निंग मटेरियल का पॉसिबल थ्रू टू अप्रोच, कि जिससे हम उस अप्रोच में यूज कर सकें। द क्लास इज ऑलवेज एक्टिव टू इंकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट, और क्लास क्या हो आपकी, एक्टिव हो। एक्टिव होने मतलब इंकरेज कर रहे हो हर पार्टिसिपेंट्स को आप जोड़ने में सक्षम हो। जैसे आपने शायद नहीं देखा होगा, हम जब बीएड में पढ़ा रहे थे आप ही की क्लास में, तो हम क्या कर रहे थे कि एक पहले चीज को समझा देते थे, और समझाने के बाद लड़कों से भी पूछते थे, लड़कियों से भी पूछते थे, राय लेते थे, लास्ट बेंच तक जाते थे। तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारी क्या राय है। फिर सबकी राय सुनने के बाद हम अपना फाइनल स्टेटमेंट दे देते थे कि नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो द क्लास ऑलवेज एक्टिव, यानी हमको क्लास को एक्टिव करना है, जोड़ लेना है सबको, कि सब लोगों का ध्यान लेसन की तरफ हो। इट इज इंकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट। बहुत सारे टीचरों को देखा होगा, आते हैं अपना पढ़ाया चले गए, किसी बच्चे से कुछ नहीं पूछा क्या आता है क्या नहीं आता है क्या प्रॉब्लम है। तो वो वाली चीज नहीं चाहिए, आपको हर एक बच्चे को जोड़ना है एक्टिव। द फ्री सिचुएशन अवेलेबल टू क्लासरूम फैसिलिटेट द पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। द फ्री सिचुएशन अवेलेबल मतलब क्लास में थोड़ी थोड़ी देर बाद आप फ्री सिचुएशन दीजिए कि बच्चा जो है आपसे पूछ सके और आप उसको बता सके। द पॉपुलरिटी ऑफ स्ट्रक्चरल सिलेबस ऑल ओवर द कंट्री इज टेस्टमनी ऑफ द इफेक्टिवनेस। पॉपुलरिटी, स्ट्रक्चरल सिलेबस जो है वो पॉपुलर है पूरी कंट्री में, क्यों कि इज द टेस्टमनी ऑफ इफेक्टिवनेस, क्योंकि आप इसकी इफेक्टिवनेस को टेस्ट कर सकते हैं। द इंस्टेंट टेस्टमनी करेक्शन, मतलब हाँ बता रहे हैं अभी बता रहे हैं नेक्स्ट। फर्क? हाँ परखना, टेस्ट लेना आपकी। आप इसका जो नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे वो उसमें यही है कि आप टेस्ट कैसे लेते हैं और टेस्ट क्यों लेना चाहिए। और ये क्वेश्चन आया था 2019 में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पढ़ाएंगे वो यही पढ़ाएंगे। इंस्टेंट करेक्शंस ऑफ स्टूडेंट मिस्टेक पॉसिबल एज इट नीड मेन emphasis on a oral practice of the language structure। कह रहा है कि तुरंत तुरंत करेक्शन करिए बच्चे की मिस्टेक में, possible as it main emphasis and oral practice of a language structure, और ओरली प्रैक्टिस कराइए लैंग्वेज पे। लिमिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर अप्रोच, कह रहा है द अप्रोच इज टू, क्या कह रहा है, सिटेड ऑन ए लोअर क्लासेस। लिमिटेशन क्या है इसका, तो इसका लिमिटेशन ये है कि ये अप्रोच जो है आप छोटी क्लासेस में ज्यादा यूज कर सकते हैं, ज्यादा बड़ी बड़ी क्लासेस में तो नहीं। लेकिन लिमिटेशन है स्ट्रक्चरल स्कोप का कि आप लोअर क्लास में यूज कर सकते हैं। रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर लीड बाय द आफ्टरनून सर। हाँ बोर्डम, ठीक है। तो ये कभी कभी बर्डन लगता है, कैसे, क्योंकि अगर आप बड़े क्लास में जाके अगर किसी चीज को स्ट्रक्चरल अप्रोच को बार बार कोई लेसन पढ़ा रहे हैं तो उससे बोरियत होगी, बच्चे को भागने लगेंगे। A few structures alone can be practices to creating real and contrivert situation is not a possible always। कभी कभी स्ट्रक्चर लैंग्वेज का यूज करना या उसकी प्रैक्टिस करना भी संभव नहीं होता। There is no authenticity to using to approach of teaching of poetry, ठीक है, pieces of writing, डिस्क्रिप्टिव एंड नैरेटिव राइटिंग। तो ये यहाँ भी संभव नहीं है कि आप स्ट्रक्चरल अप्रोच का यूज करें। कंप्लीट नॉलेज ऑफ ग्रामर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड थ्रू द अप्रोचेस। और दूसरी चीज है कि ग्रामर पढ़ाने के लिए आप स्ट्रक्चरल अप्रोच का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप पूरी की पूरी ग्रामर इस अप्रोच को यूज करके नहीं पढ़ा सकते। एज इट ओनली टच द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इट, सिर्फ इसके फंक्शन को आप बता सकते हैं। तो ये इसकी कमियां थी। इट इज द टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज्यादा समय लेता है स्ट्रक्चर, अगर हम बना रहे हैं किसी लेसन को स्ट्रक्चर पढ़ाने के लिए स्ट्रक्चरल अप्रोच के थ्रू, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा है। सिलेबस विल बी डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट टू अप्लाई ओवर क्राउडेड क्लास। सबसे बड़ी एक और दिक्कत है कि अगर क्लासरूम में बच्चे ज्यादा हैं तो वहाँ स्ट्रक्चरल अप्रोच का यूज नहीं किया सकता पढ़ाने। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो आपको इस लेसन में आए हैं और कठिन लगे, उनके मतलब हमने लिखे हैं, ठीक है। अप्रोच का मतलब होता है द नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ द लैंग्वेज इज लर्न, ठीक है। मेथड का क्या मतलब है, डिफरेंट वे टू टीचिंग लैंग्वेज। और टेक्निक का क्या मतलब है, सभी वर्ड्स की वर्ड मीनिंग हमने यहाँ लिख दी है जो इसमें टिपिकल थी, ठीक है। तो ये हमारा
टॉपिक कंप्लीट हो गया, स्ट्रक्चरल अप्रोच का यूज कैसे होता है, क्या है, ठीक है। और अब जो दूसरा है हम लोगों का वो है क्या चीज, प्रोडक्टिविटी सबका है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है उत्पादक क्षमता, मतलब उसका आउटपुट क्या आएगा। प्रोडक्टिविटी का मतलब है जो आप इस अप्रोच का यूज करेंगे तो आपको क्या फायदा होगा, ठीक है। इलेक्टिव मेथड भी है क्या सर, हम लोग नहीं पढ़े? इलेक्टिव मेथड अभी नहीं पढ़े, नहीं, हम लोग दो पढ़े हैं, डायरेक्ट मेथड और हम लोग, देखिए आपको स्क्रीन दिख रही है, स्ट्रक्चरल। स्क्रीन दिख रही है इस हाँ समय सर, क्या दिख रहा है। वही लिखा है लास्ट में, थैंक यू। नहीं वो वाला नहीं, सर कीवर्ड्स हैं। नया स्क्रीन नहीं कीवर्ड्स दिख रहा, वाले नया स्क्रीन नहीं दिख रहा ना। नहीं। रुकिए नो सर। रुकिए रुकिए, स्टॉप शेयरिंग करें फिर शेयर करें, देखिए एक स्क्रीन दिख सर रही है। होमवर्क वाली क्वेश्चन पढ़ा दीजिएगा। हाँ हाँ पढ़ा देंगे, वो अभी बनाए नहीं है, हम पढ़ा देंगे इसके बाद, ठीक है। जो अभी तक हम प्रिपेयर किए हैं वो बता दे रहे हैं, या तो आप लोग पहले से इनको बताया कीजिए, ठीक है। हमको आज ये पढ़ना ठीक है। है। आया कि नहीं आया, स्क्रीन दिखा कुछ बदला। नहीं आया अभी, स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग लिखा रहा है। शेयर साउंड पता नहीं क्यों ये है, एक अब दिखा। नो सर। हाँ सर, क्या दिख रहा है, पोएट्री। पोएट्री लेसन। हाँ हाँ सर पोएट्री और लेसन फॉर टीचिंग टीचिंग हाँ लैंग्वेज। हाँ देखिए, तो ये क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में कि पोएट्री पढ़ाने के लिए क्या क्या स्टेप यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने तो ये बहुत बड़ी स्लाइड बनाई है, काफी ज्यादा पेजेस की है, लेकिन वो चीजें पूरी पूरी नहीं आती, ठीक है आपके वो। जैसे हमने पोएट्री के बारे में बताया कि टीचर लव टू टीच पोएट्री, टीचर्स को पसंद होता है पोएट्री पढ़ाना लैंग्वेज वाले को, बट ही मस्ट रिफ्लेक्टेड ऑन व्हाट वी what the teaching of व्हाट द poetry टीचिंग ऑफ actually means पोएट्री है, means मतलब क्या है टीचिंग करने का पोएट्री का। तो ऑफ्टन टीचर फील्स दे शुड मेक द आइडिया इन द पोएम क्लियर टू द स्टूडेंट, जिससे वो आइडिया जो कह रही है, पोएम जो कहना चाह रही है, वो स्टूडेंट को क्लियरली समझा सके। एंड सो दे अडॉप्ट द मेथड ऑफ एक्सप्लेनेशन, तो वो उसको एक्सप्लेन करने का मेथड टीचर जो है पोएट्री को अडॉप्ट करता है। द बेसिक क्वेश्चन रिगार्डिंग पोएट्री is the same as that of other test, जो दूसरे अदर टेस्ट होते हैं उसी तरीके से क्वेश्चंस जो होते हैं पोएट्री में भी होते हैं। एंड दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी टू रीड, सबसे बड़ी बात होती है पोएम को पढ़ने की एबिलिटी, ठीक है। पोएम को पढ़ने की एबिलिटी, द स्टूडेंट विल नॉट बी रियली कंपेयर टू मीनिंग ऑफ ए पोएम अंटिल दे रीड इट देमसेल्फ। कोई भी बच्चा पोएम का मतलब तब तक नहीं जान सकता जब तक वो खुद उस पोएम को ना पढ़ पा रहा। एंड इन when they do read it, जब बच्चा उसको पढ़ लेता है, they will discover the many meanings in it, तो वो उसमें से बहुत सारे अर्थ निकाल लेता है, होता है ना। कभी कभी हम ही लोग कोई पोयम पढ़ते हैं तो उसके मतलब अपने अनुसार निकालने लगते हैं, हम कुछ कुछ समझने की कोशिश करने लगते हैं। जैसे एक दोहा नहीं है, रहीमन धागा प्रेम का, है। तो जैसे कोई भी चीजें हैं हमारे सामने, चाहे वो रामायण की पोयम हो या किसी भी चीज की, या इंग्लिश की कोई पोयम है, जैसे आप एक पोएम पढ़े होंगे बचपन में, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर, तो इस है पढ़े अभी भी हैं? छोटे बच्चों में है। हाँ है। हाँ सर पढ़े। हाँ तो ये जो पोएम्स हैं, तो अभी आपको बताएंगे कि टाइप्स ऑफ पोएम क्या होती हैं। तो कोई कोई पोएम तो नॉनसेंस होती है, तो ये नॉनसेंस टाइप की पोएम, ठीक है। बस इसमें सिखाने की कोशिश क्या की गई है, राइम्स, ठीक है, मतलब लय, गाने का तरीका, वर्ड्स को जोड़ने का तरीका, तो ये सब सिखाया गया है बच्चे को। तो जब बच्चा रीड करने लगता है तो वो उसका मतलब भी निकालने लगता है। तो छोटा बच्चा जो है वो भी उसकी मीनिंग पूछता है। जैसे जैसे आप किसी को पढ़ाइए ना ये पोएम, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर, तो वो उसका मतलब भी पूछेगा। दे विल डिस्कवर द मैनी मीनिंग्स इन इट, और वो उसके काफी सारे मतलब निकालेगा। देयरफॉर द पोएट्री इज रीडिंग ऑफ ए टेक्स्ट इज इवन मोर क्रूशियल बिकॉज द पोएट्री टेक्स्ट हैज मैनी लेयर्स, क्योंकि पोएट्री जो है अपने आप में बहुत सारी गहराइयां रखती है, ठीक है। आपने वो पोएम पढ़ी होगी ऑन इज ब्लाइंडनेस, पढ़ी है।
ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन की पोयम है और सोनेट है, 14 लाइन की पोयम है। और आप अगर उस पोयम को पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि पोइट जो था वो सैड था। शुरू के 7 लाइन जो है वो सैडनेस बताते हैं और बाद के लास्ट 7 लाइन जो है क्या बताते हैं, पोइट के खुश होने को बताते हैं। पहले वो भगवान से शिकायत कर रहा है, फिर भगवान को धन्यवाद दे रहा है। 7 लाइनें जो शुरू की हैं वो कहता है कि भगवान तुमने मेरी आंखें छीन ली, बहुत बुरा किया। ठीक है, बाकी की 7 लाइनों में वो क्या कह रहा है कि भगवान को धन्यवाद दे रहा है कि आपकी आंखें छीन लेने की वजह से मेरे दूसरे टैलेंट बाहर आ गए और मैं इतना बड़ा समाज की सेवा कर पाया कि इतना सारा लिटरेचर लिख पाया। इट कैन नॉट बी रिड्यूस टू वन आइडिया ओनली। किसी भी चीज का वन आइडिया नहीं होता। दे आर द टीचर प्राइमरी टास्क इज टू हेल्प स्टूडेंट टू रीड। पहला काम होता है टीचर का पोएट्री को पढ़ाना, फर्दर डिस्कस, उसके बाद डिस्कस करना, राइट अबाउट द पोएम, पोएम के बारे में लिखवाना। सिंपली ट्राइंग टू एक्सप्लेन द पोएम विल नॉट इनेबल टू स्टूडेंट टू रीड द एप्रिसिएटिव। The particular kind of challenge that is a poetic test is offered to the reader, teacher and student is not only the personal reading। सही बात तो यह है कि जब किसी के सामने पोएट्री प्रस्तुत की जाती है तो टीचर के सामने या स्टूडेंट के सामने, दोनों के सामने एक प्रॉब्लम होती है कि इसको पढ़ा कैसे, मतलब उसको पढ़ने का सही लिरिक्स क्या होगा, कहाँ रुकना है, कहाँ इसको फ्लो के साथ वो करना है। आपने कभी बहुत सारे इधर देखे होगा कि कुछ गाने आए पिक्चरों में जिसको गाते समय मैंने कुछ गानों के बनने का वो देखा था टीवी पे, यूट्यूब पे, कि वो गाने कैसे रिकॉर्ड किए गए। तो मैं देख रहा था कि कभी कभी गायक उसको कंटिन्यू गा रहा था तो जो कंपोजर था उसने उसको बताया नहीं यहाँ रुकना है तुझको और इस लाइन के बाद कंटिन्यू गाना है। तो यही चीज पोएट्री के साथ, पोएट्री भी गाना ही होती है, उन्हीं पोएट्री पे गाने बनते हैं। तो कहाँ रुकना है, कहाँ फ्लो में चलना है, तो ये टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए टिपिकल होता है पोएट्री के साथ। बट दैट इज मेकिंग इन्फ्लुएंस ऑफ रीडिंग बिटवीन द लाइंस। ठीक है, अनकवरिंग द implied meaning. In other words, the reading poetry is demand more advanced reading skills। पोएट्री को पढ़ना बहुत बड़ी बात है, पोएट्री लिखना भी अलग है लेकिन पोएट्री को पढ़ना भी बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा कि पोएट्री पढ़ने वाले ज्यादा फेमस हो जाते हैं पोएट्री लिखने वालों से, और जो लिखते और पढ़ भी लेते हैं वो तो बहुत ही फेमस होते हैं, जैसे कुमार विश्वास। ठीक है, वो पोएट्री लिखता भी और पढ़ता भी, और वो अपने फ्लो में पढ़ता है तो वो एक अंदाज बदल जाता है। अब कोई पोएट्री लिखने वाले तो आपको बहुत मिलेंगे, है ना, लेकिन वो कभी उतने फेमस नहीं हुए जितना पोएट्री लिखने और बोलने वाले दोनों। इट इज ओनली व्हेन द स्टूडेंट रीड द पोएम themselves that maybe they appreciate particular quality of poetic text। If the teacher explain the meaning of poem, it will be reduce the mere paraphrase. Two pieces of language will be lost, and this will amount to destroying the delicate balance of word and feelings। आपको पोएट्री पढ़ाते समय दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, वर्ड्स और फीलिंग्स का। दैट ए पोएम क्रिएट्स, जो पोएम क्रिएट कर रही है। इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग पोएट्री, अगर आपको पोएट्री का मजा लेना है या किसी स्टूडेंट को पोएट्री समझानी है तो आपको जरूरी क्या है, फीलिंग्स क्या है, वर्ड्स कौन से यूज किए गए हैं, फीलिंग के अकॉर्डिंग है कि नहीं। ये तो लेखक के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पोएट्री लिख रहा है। स्टूडेंट विल बी फाइंड इट्स बोरिंग, अगर ऐसा नहीं है तो स्टूडेंट को बोर करेंगे। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ जाते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा टेस्ट पोएट्री के बारे में, ये नहीं आता है एग्जाम में। एग्जाम में एक्चुअली में जो आता है वो बता रहे हैं। लैंग्वेज ऑफ पोएट्री ये भी नहीं आता है। एक्चुअली में जब पोएट्री पढ़ी जाती है तो पोएट्री को तोड़ा जाता है वर्ड्स के रूप में। जैसे यहाँ पे देखिए, द वाइल्ड ब्रीज इज ब्लो है, द बाइट होम फ्लो, ये एक पोएम की लाइन है। अब इसके अलग अलग वर्ड्स आपको तोड़ने होंगे, जैसे उसने पहले द तोड़ा, फिर वाइल्ड तोड़ा, फिर ब्रीज तोड़ा, फिर बिलो, फिर राइट, फिर फ्रॉम, फिर फिलो। तो इन सबको तोड़ के अलग अलग उच्चारण उसका सही होना चाहिए, और इस तरीके से पोएट्री को पढ़ा जाता है। पोएट्री को पहले अलग अलग वर्ड्स में तोड़ा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मिट्री करना पोएम। ठीक है, फिर वर्ड्स ये सब भी नहीं आता क्या। टाइप ऑफ पोएट्री भी आता है कि पोएट्री कैसी होती है, तो एक विजुअल पोएट्री होती है। ठीक है, द पोएम्स आर ऑफ्टन रिटन इन ए डिफरेंट विजुअल एंड ग्राफिक्स फॉर्म, जिसमें क्या होता है कि पोएट्री के साथ साथ पिक्चर्स होती है बगल में, जैसे खासकर बच्चों की किताबों में आप पोएट्री देखेंगे तो उसमें पिक्चर जरूर होती है बगल में, जिससे वो आसानी से समझ जाए कि पोएम क्या कह रही है।
presenting the picture which is demonstrate them of poem. A well-known example of the poem is George Herbert की poem थी, a 17th century poet, Easter Wings. तो उसमें जो है विजुअल पार्ट, बिना पोएट्री को आप समझ नहीं सकते थे। किस चीज के लिए? बिना विजुअल के आप उसकी पोएट्री नहीं समझ सकते थे। इसको विजुअल पोएट्री कहते हैं। ये है देखिए पोएट्री को। Lord who created the man is the wealth and store. Through the foolishly he lost the same, decaying more and more till he become most poorer. With thee, oh let me rise. तो ये एक पोयम है जिसको आप ये देख रहे हैं कि बिना विजुअल के आप इसको समझ नहीं सकते। ठीक है, तो इसके साथ में विजुअल थे साथ, तो बच्चों को समझ में आती। तो ये विजुअल पोएट्री है। उसके बाद लिमैक्रिक होती है। लिमैक्रिक दीज आर द सिंपल फॉर्म बट हैव ए रिदम। इसको गाने में रिदम होती है। बर्ड्स प्ले ए हमेर, मतलब एक साउंड प्रोड्यूस होता है ऑफ्टन टू इवेंट, एंड ऑल दीज आर द फॉर्म ऑफ व्हिच द चिल्ड्रन लव एंड डिलाइट इन। सम एग्जांपल, देयर आर एन ओल्ड मैन विथ ए beard who said, it is the just as I feared, 2 owls and a hen, 4 larks and bird have all the built their nest in my beard. तो ये क्या है? इसमें हम तो राइम्स की तरीके से नहीं पढ़ रहे इस पोएम को, वैसे इसको राइम्स की तरह से पढ़ना था, लिरिक्स फॉर्म में, उस तरीके से नहीं पढ़ रहे। और इस तरह की पोएट्री होती है। एक नॉनसेंस होती है जिनका कोई मतलब नहीं निकलता, जैसे आप नीचे एक पोएट्री देख रहे हैं, डॉट ए डॉट डॉट ए डॉट 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 है ऑन द विंडो पैन। ठीक है, स्पीक ए स्पीक स्पीक। ठीक है, क्लिक ए क्लिक क्लिक ऑन द विंडो पैन। ठीक है, तो इस तरह की पोएट्री भी आपको मिलेगी। तो ये पोएट्री के फॉर्म है। इमेजेस, कुछ कुछ पोएट्री जो होती है इमेज होती है। पोएट्री इज मेड ऑफ वर्ड्स। द वर्ड्स आर आल्सो यूज्ड टू कंपेयर द टू डिसिमिलर थिंग्स। अलग अलग दो थिंग्स से बने होते हैं। यंग लर्नर्स नीड नॉट टू बी बर्डन विथ ए डिफिनेशंस ऑफ मेटाफर या स्माइली, जैसे हम लोग उसमें नहीं हिंदी में यूज करते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या यूज किया था इनके लिए, स्माइली मेटाफर के लिए, बताओ क्या कहते हैं? नहीं मालूम? श्रृंगार रस। ये रस नहीं होते हैं हम लोगों की हिंदी में, वैसे ही इंग्लिश में रस होते हैं। ये सब रस है इंग्लिश, स्माइली मेटाफर, बट दे कैन बी certainly encouraged to see what is being compared. ठीक है, and what and discuss why to comparison is made, क्यों comparison किया गया। जैसे my love is like a red, my love is like a red, मेरा जो प्यार है वो रेड की तरह है, लाल की तरह है। the red rose, किसकी तरह? लाल गुलाब की तरह। that is newly, ठीक है, sprung in June, जो कि जून के महीने में नया नया निकला हो। my love is like a melody that is sweetly sung a tune। अब क्या कह रहा है? अपने लव को कंपेयर कर रहा है। किन किन चीजों से किया उसने? गुलाब से, जो कि जून के महीने में निकलता है। ठीक है, क्योंकि सीजन होता है उसका। और उसके बाद उसने अपनी प्यार को किससे कंपेयर किया? मेलोडी से, संगीत से, जो कि सही ट्यून के साथ निकल रहा हो। तो इस तरह की भी पोएम आपको मिलेगी। उसके बाद लिसनिंग, कुछ पोएम सुनने में अच्छी लगती हैं, सिर्फ सुनने में। ठीक है, द पोएम बीइंग रीड आउट टू restricted by the teachers and the student as well as on the tapes and CDs। आपने देखा होगा कि CDs में और इस सब में, जैसे आप कुछ भजनों को देख लीजिए, हमारे कुछ भजनों को जो बजते हैं टेप रिकॉर्ड पे, जैसे सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, तो वो सुनने में भी कभी कभी अच्छे लगते। ठीक है, तो लिसनिंग पोएट्री उसको कहते हैं। स्पीकिंग एंड राइटिंग पोएट्री, इस टाइप की पोएट्री होती है। पोएट्री के टाइप्स, ठीक है, नैरेटिव पोएम, लिरिक पोएट्री है, हेकु पोएट्री, डिस्क्रिप्टिव पोएट्री। अब यहाँ पे आती है बात पढ़ने की, जो एग्जाम में आएगा आपकी वो ये आएगा। पोएट्री लेसन इन इंग्लिश कैन बी डेवलप इन द पीपल टू फेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड द लैंग्वेज। पोएट्री का लेसन इसलिए बनाया जाता है, इंग्लिश में डेवलप किया जाता है कि पीपल को फेवरेबल एटीट्यूड, जो उसका एटीट्यूड है वो बाहर निकाला जा सके टुवर्ड द लैंग्वेज, लैंग्वेज की तरफ। एटीट्यूड क्या होता है? प्लेज ए मेजर रोल टू वंस अचीवमेंट। एटीट्यूड के थ्रू हम लोग उसके अचीवमेंट, मतलब जो जितना उसने प्राप्त किया है वो बाहर निकलवा सकते हैं। राइम्स और रिदम, रिदमिक, रिदम राइम्स माने होता है लय, और रिदम माने संगीत से है।
तो actively always in front of a children, and for the poem should be very simple language. ठीक है? In the subject matter, if the poem is prescribed to humorous in nature, definitely the student shows a much interest in learning of poem. अगर आपकी poem बहुत simple words में है, language उसकी आसान है, subject matter जो उसका है वो आसान है, nature भी आसान है, तो वो बच्चे पसंद करते हैं. Interested of student can be very well to exploit the teaching language. और सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट पैदा करता है वो टीचर पैदा करता है, उसको किस तरीके से पढ़ा. एंड फॉर दिस द टीचर हैज टू कीप द फॉलोइंग पॉइंट इन माइंड. टीचर को क्या ध्यान में रखना चाहिए, यही आएगा एग्जाम में, इसका टीचिंग के पोएट्री के. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ध्यान रखना चाहिए. द टीचर शुड बी रिसाइट द वर्स एज ए सॉन्ग. ठीक है, कि उसको सॉन्ग के रूप में प्रस्तुत करें. ही शुड नॉट टू अटेम्प्ट टू गिव वर्ड्स बाय वर्ड्स मीनिंग ऑफ द पोएम. कभी भी ये कोशिश नहीं करनी चाहिए पोएम पढ़ाते समय कि उसके एक एक शब्द का अर्थ बताएंगे. ठीक है, क्योंकि आप अर्थ निकाल नहीं पाएंगे और गलत अर्थ. द स्टूडेंट विल लूज देयर इंटरेस्ट. उससे क्या होगा, बच्चे का इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा. एम टू बी गिव द स्टूडेंट द म्यूजिक इन पोएम. और जो उसकी म्यूजिक है पोएम की वो छिप जाएगी. ही हैज टू गिव एन एक्सप्लेनेशन. अगर आप वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे, और एक्सप्रेशन ओनली व्हेन द रिक्वायर्ड टू एंजॉयिंग द पोएम. आप वहीं पे शब्दों का अर्थ बता, पोएम का अर्थ बताइए जहां रिक्वायरमेंट हो. द मोरल ऑफ द पोएम शुड बी अवॉइडेड. कभी भी पोएम का मोरल बताने की कोशिश मत करिए. ठीक है, पोएम का मोरल बता देंगे तो पोएम का मोरल बच्चे निकालेंगे नहीं अपने से, उनको कुछ नहीं आएगा. तो कभी भी मोरल नहीं बता. ठीक है, हर चीज का मोरल होता है, तो हर पोएम का मोरल होता है. जैसे मैंने बताया था ना कि अभी जो आपको जॉन मिल्टन की पोएम में बता रहा था, उसका भी मोरल है. कोई जानता है उसका मोरल? पोएम मन में आपको बताइए भैया, बताइए कोई उसका मोरल जानते हैं आप? जॉन मिल्टन की पोएम का होती है. अंधा वाला हाँ बताइए क्या मोरल. नहीं सर, नहीं जानते कोई नहीं. मुझे देखिए याद नहीं है ये पोएम. इंटर में तो थी, यूपी बोर्ड में इंटर में है जॉन मिल्टन की पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस. ठीक है, उसका वैसे बहुत सारे सिलेबस में है, वो ग्रेजुएशन में है किसी किसी यूनिवर्सिटी में और बहुत ज्यादा. लेकिन उसका मोरल क्या है हम बताते हैं. एक्चुअली में होता क्या है, जब किसी का कोई सेंस मर जाता है ना, तो दूसरे सेंस बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं. जैसे मान लें आपने सुना होगा कि कोई आदमी सुन नहीं सकता है या सूंघ नहीं सकता है, तो सुनने की क्षमता बढ़ जाती है. ठीक है, कोई आदमी सुन नहीं सकता तो बोलता अच्छा है, मतलब बोलने की क्षमता बढ़ गई, तो कोई दूसरा सेंस एक्टिव हो जाता है. पहली चीज तो ये. दूसरी चीज ये है कि दुनिया में कोई भी चीज वर्थलेस नहीं. ठीक है, आपको आप भी वर्थलेस नहीं. अगर कोई आदमी ये सोचता है, अगर होप खो दे कोई आदमी कि मैं ऐसा वर्थलेस हूँ, मेरा दुनिया में कोई नहीं, मेरा कोई यूज नहीं है दुनिया में, तो दुनिया में कोई भी चीज वर्थलेस नहीं. आपको अपनी वर्थ तलाशना. आपको अपनी वर्थ को क्या करना है, तलाशना है कि मैं किस तरीके से इंपॉर्टेंट हूँ, मैंने क्या दिया दुनिया को. हर आदमी कुछ ना कुछ देता है दुनिया. एक रिक्शा चलाने वाला, एक अस्पताल में काम करने वाला छोटा सा चपरासी, वो भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कुछ ना कुछ दे रहा है दुनिया. ठीक है, तो वो आपको पोएम मोरल देती है. हमने जानबूझ के मोरल बताना नहीं चाहिए. देखो उसमें लिखा है मोरल ऑफ द पोएम शुड नॉट बी अवॉइडेड. टीचर को मोरल नहीं बताना चाहिए, मोरल आप निकालिए. हमने पोएट्री पढ़ा. एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज टीचिंग शुड नॉट बी प्रोमिनेंट. एवरी केयर शुड बी टेकन टू मेक द लर्नर टू एंजॉय द पोएम. और आपको बहुत ध्यान रखना है कि पोएम का एंजॉयमेंट हर कीमत पे हो. ठीक है, अब though there is a irregular structure of poetry, but in the many cases the regular structure are used. ज्यादातर तो जो पोएट्री होती है इनरेगुलर स्ट्रक्चर में होती है. जैसे अभी हमने नॉक 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 वाली पोएम बताई थी, वो कोई स्ट्रक्चर नहीं था, इरेगुलर. लेकिन ज्यादातर कुछ पोएट्री जो होती है वो रेगुलर स्ट्रक्चर भी होता है. सो द पोएट्री कैन बी यूज्ड टू टीच सम idiomatic and grammatical constructions. As the poetry is appealed to structure in poetry are well received by the student, and they will be able to use these structure when situation arise. मतलब क्या है कि poetry is appealed to the structure of in poetry. poetry में अपना स्ट्रक्चर होता है और बच्चा इस तरीके से उसको रिसीव करे कि जब जैसी सिचुएशन हो वो उस पोएट्री को क्या दे. जैसे होता है ना कि हम लोग बातें करते हैं आपस में, तो कभी कभी मुहावरा दे देते.
या कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारी सिचुएशन किसी तरह की होती है तो हम गाना सोचने लगते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करिए बारिश हो रही है बाहर, तो हम बारिश का कोई गाना सुनने लगे या बारिश का कोई गाना सुनने लगे अपने मोबाइल पे, तो क्या होता है, पोएट्री तो है वो गाना, आपका क्या है, पोएट्री है, पोएट्री से गाने बनते। तो सिचुएशन पे वो उस गाने का हम यूज कर ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने उसको अच्छे से अडॉप्ट किया, ठीक है। इन द रिगार्ड ऑफ मेमोरी पोएम कम्स इट हैंडी। क्या कह रहा है, इन दिस रिगार्ड द मेमोरी ऑफ पोएम, यानी गाना या पोएम आपको याद आ जाए, कम्स क्वाइट हैंडी। द पोएट्री लेसन कैन बी इम्प्रूव द पीपल, क्या, प्रोनाउंसिएशन। पोएट्री अगर आपको, पोएट्री के जो लेसन होते हैं प्रोनाउंसिएशन सही कराते हैं। इंग्लिश वर्सेस रिदमिक स्ट्रेस इज द बेस ऑफ रिदम, ठीक है। दे दैट वे द स्टूडेंट ग्रास्प द बेटर प्रोनाउंसिंग स्टाइल, ठीक है। इंग्लिश क्या कह रहा है कि रिदमिक होती है पोएम्स, तो रिदमिक होती है तो उसमें क्या है, एक स्ट्रेस भी होता है। स्ट्रेस माने क्या होता है, तनाव। किसमें, बेस फॉर रिदम, रिदम के लिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जब गाने बनाए जाते हैं तो उसमें गायक को बताया जाता है कि यहाँ पे आपको बहुत लंबे तक खींचना है इस वर्ड को, या इस वर्ड को बहुत छोटे में खत्म कर देना है, बोलना और तुरंत ही समय देके आगे बढ़ जाना है, आगे की लाइन पे आ जाना है। तो वो रिदम जो है वही रिदम है। दैट वे जो स्टूडेंट बेसिक टू बेटर प्रोनाउंसिंग स्टाइल, उसको प्रोनाउंसिंग स्टाइल आ जाती है बच्चे की। द प्रोसेस ऑफ टीचिंग पोएट्री, देखिए अब यही पूछता है एग्जाम में स्टेप्स क्या है। तो स्टेप 1 है कि टीचर क्रिएट द प्रॉपर एटमॉस्फेयर फॉर द पोएम। पोएम पढ़ाने से पहले टीचर एटमॉस्फेयर तैयार करे पोएम का बाय यूजिंग द सम टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स का यूज कर सकता है, जैसे म्यूजिक का या हाथ चलाने का, हाथ पैर, ठीक है, वीडियो क्लिप का, ऑडियो क्लिप का। टेल समथिंग अबाउट द पोएम, पोएम के बारे में कुछ बता सकता है सिंपल इंग्लिश में। इट इज कॉल्ड द प्री रिएक्टिंग सेशन। स्टेप 2 कह रहा है कि टीचर गिव्स अ मॉडल रिएक्शंस ऑफ द पोएम। ही यूज ऑल पॉसिबल स्टिमुलस, सभी स्टिमुलस का प्रयोग कर सकता है। ठीक रहा है आपको स्क्रीन? The teacher gives a model of reaction of the poem. He used the possible, yeah, stimulus variation while reacting the poem. He can use the tape script of the poem if available. अगर अवेलेबल है पोएम की स्क्रिप्ट या तो वो वेरिएशन सिखा सकता है आपको कि सही ढंग क्या है इस पोएम को गाने का या इस पोएम को पढ़ने का। अगर उसका अच्छा सा टेप है किसी एक्सपर्ट का बना हुआ, तो पहले वो एक्सपर्ट का टेप सुना देगा आपको, फिर पोएम पढ़ाएगा, ठीक है। To remove the barrier of enjoying the poem, the teacher take up the explain the meaning of difficult word. अगर आप बैरियर दूर करना चाहते हैं, बैरियर माना होता है कि रुकावट, अगर आप पोएम को एंजॉयमेंट की रुकावट को दूर करना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा है कि आप जो कठिन वर्ड्स हैं पोएम में उनके डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग बता दो विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट, जिससे स्टूडेंट जुड़ा रहे। और क्या है, स्टेप 5 है द टीचर गिव्स द मॉडल रिएक्शंस ऑफ द पोएम एट द सेकंड टाइम। फिर है सेलेक्टिव स्टूडेंट आर आस्क्ड टू रिसाइट द पोएम। कुछ स्टूडेंट को आप सेलेक्ट करिए, जैसे होता नहीं कि हम लोग क्या जो अच्छा क्लास में गाता है हम लोग उसको बुलाते हैं कि आप जो है होस्ट करिए मीटिंग को। तो सेलेक्टिव स्टूडेंट होते हैं जो पोएम को अच्छे ढंग से उच्चारित कर सकते हैं, उनके उच्चारण गलत नहीं होते या वो अच्छे से बोल सकते हैं, उनकी वाक शक्ति अच्छी है या आवाज अच्छी है। तो रिसाइटेड by the researcher, teacher correct the mistake of committed by the student। अगर वो भी बच्चे या कुछ बच्चे आपके मिस्टेक करने वाले हैं तो उनको अलग बुलाइए, उनसे गवाइए, फिर उनकी मिस्टेक्स को दूर करिए। The teacher is concentrates on the problem of the student can in understanding the poem। The teacher क्या करता है, concentrate करता है प्रॉब्लम से बच्चों की कि उनको प्रॉब्लम क्या रही पोएम पढ़ने में। The teacher asks some compensation question to order to check whether the student is understood the poem। The teacher gives the some home assignment। अभी आपने पूछा था ना कि होम असाइनमेंट क्यों देते हैं, तो दिस मे बी आस्किंग देम टू मेमोराइज द पोएम, टू राइट द समरी ऑफ पोएम। जैसे आप मतलब खासकर पोएम पढ़ाने के लिए वो अलग पढ़ा देंगे, जो टॉपिक आपने पूछा कि होमवर्क क्यों दिया था उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन बहरहाल अगर पोएम आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें होमवर्क जरूर दीजिए। वो किस लिए, टास्किंग देम टू मेमोराइज, जिससे उनकी पोएम याद रहे। टू राइट द समरी ऑफ पोएम, पोएम की समरी लिखने को दे सकते हैं। इफ द टीचर वांट टू
build a creativity in mind. अगर बच्चे की दिमाग में क्रिएटिविटी पैदा करना चाहते हो तो then he can give a simple topic and ask the student to write a poem on the topic. हम बता रहे हैं जैसे सपोज करिए आपने कोई पोएम पढ़ाई और उस पोएम में से कुछ वर्ड्स को निकाल ली और बच्चे से कहिए कि तुमको इस पे पोएम लिख के लानी, ये वर्ड्स है, कीवर्ड्स है और इस पे तुमको पोएम लिखनी, तो उससे क्या होगा, उसका पोएट्रिक टैलेंट जागृत होगा और वो यूज करेगा। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है लॉन्ग क्वेश्चन में कि आप असेसमेंट कैसे करेंगे। कभी कभी तो असेसमेंट करके आता है, कभी कभी सेम नाम से आता है, टेस्टिंग के नाम से, कि आप अपने बच्चों को कैसे चेक करेंगे। अगर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो किस किस तरीके के टेस्ट ले सकते हैं, टेस्ट कैसे बनाएंगे, टेस्ट का यूज क्या है, ये क्वेश्चन आता है। या असेसमेंट करके आता है, दिया है सर। हाँ, या असेसमेंट करके आता है कि असेसमेंट कैसे करेंगे बच्चे का। तो आज ये कंप्लीट तो नहीं होगा क्योंकि 6 मिनट बाकी है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में होगा। टेस्टिंग and evaluation of language skills. The testing and examination are still a most widely used in the tools of evaluation. यानी टेस्ट लेना, एग्जामिनेशन लेना, ये बहुत कॉमन टूल है किसी बच्चे को इवेल्यूट करने के लिए कि आपने जो पढ़ाया उसने कितना सीखा। टेस्ट एंड इवेल्यूशन आर द इंटरचेंजेबल यूज। और कभी कभी टेस्ट और इवेल्यूशन को एक दूसरे में इंटरचेंज माना जाता है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। टेस्ट लेना और इवेल्यूट करना दोनों अलग अलग चीजें, बट देयर इज स्लाइट वेरिएशन बिटवीन द टू। टेस्ट जो होता है, टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर द स्टूडेंट हैव लर्न व्हाट इज टॉट। टेस्ट किस लिए है? टेस्ट होता है ये पता लगाने के लिए कि स्टूडेंट जो हैव लर्न व्हाट इज टॉट, कि जो पढ़ाया गया वो स्टूडेंट को कितना आया। देयर इज नो yardstick of examination on the other hand, an attempt to determine whether the student have achieved some fixed standard. टेस्ट क्या लिए होता है? टेस्ट ये पता लगाने के लिए होता है कि आपने जो पढ़ाया उसमें से बच्चे को कितना आया, और एग्जामिनेशन ये पता लगाता है कि फिक्स स्टैंडर्ड है कि नहीं। मतलब एक स्टैंडर्ड होता है ना एग्जामिनेशन का कि 33% नंबर लाओगे तो पास हो जाओगे, ठीक है, 60% लाओगे तो फर्स्ट डिवीजन हो जाओगे, 45% लाओगे सेकंड डिवीजन हो जाओगे। तो एग्जामिनेशन वो काम करता है। एग्जामिनेशन ऑन द अदर हैंड अटेम्प्ट टू डिटरमाइन वेदर द स्टूडेंट हैव अचीविंग सम फिक्स्ड स्टैंडर्ड, उसने फिक्स्ड स्टैंडर्ड प्राप्त किया फर्स्ट डिवीजन का, सेकंड डिवीजन का, थर्ड डिवीजन का। तो एग्जामिनेशन वो निकालता है। टेस्ट क्या निकालता है कि आपने कितना पढ़ा, उसमें से कितना आया जो पढ़ाया। हाँ, बट बोथ टेस्ट एंड एग्जामिनेशन आर द टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन। दोनों ही इवैल्यूएशन के लिए यूज ऑफ टेस्ट। टेस्ट आर यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट। डिटरमाइन करने के लिए कि उसकी कमजोरियां क्या है, वीकनेसेस क्या है स्टूडेंट की। हेल्प टीचर टू अंडरस्टैंड हिज सक्सेस और फेलियर, उसके सक्सेस या फेलियर क्या है। दिस टू प्री डिटरमाइंड गोल फॉर द स्टूडेंट एंड टीचर। स्टूडेंट और टीचर के लिए प्री डिटरमाइंड गोल निश्चित कर देना कि टीचर क्या चाहता है अपने स्टूडेंट से और स्टूडेंट क्या चाहता है अपने टीचर से। तो ये गोल फिक्स करता है टेस्ट। मोटिवेट द स्टूडेंट एक्सटर्नली। आप मोटिवेट एक्सटर्नली, इंटरनली होता है, एक्सटर्नली होता है। इंटरनली क्या होता है, हम किसी को इंटरनली मोटिवेट नहीं कर सकते। जब एक्सटर्नली एक टीचर मोटिवेट कर सकता है टेस्ट लेके कि अगर मान लीजिए कम नंबर आए या नंबर अधिक आ गए तो हम मोटिवेट कर सकते हैं, भैया और मेहनत करो, तुम इतना नंबर पा सकते थे। अगर कम आए तो भी हम मोटिवेट कर सकते हैं कि तुम और मेहनत किए होते तो ये आते, ठीक है। तो मोटिवेशन एक्सटर्नली होगा, दोनों तरफ से टेस्ट। help to teacher and the student to change their approach towards the teaching and learning। और एक हेल्प करता है टेस्ट कि टीचर को ये बताता है कि ये मेथड, जिस मेथड से हम पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट को, ये सही नहीं है क्योंकि स्टूडेंट्स को ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। और स्टूडेंट को ये मदद करता है कि जो हमारी लर्निंग है वो हमारी सही नहीं है, हमने जिस तरीके से याद किया उससे हमारे अच्छे नंबर नहीं आए, हमको ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, ऐसे लिखना चाहिए था। तो ये टेस्ट करता है। प्रमोट द स्टूडेंट द नेक्स्ट हायर क्लास और टू इशू सर्टिफिकेट। टेस्ट ये भी होता है कि आप टेस्ट लेते हैं तो उसको दूसरी क्लास में भेज सकते हैं, इशू सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं कि हाँ इसने अच्छा किया, फर्स्ट आया, क्लास में टॉप किया, 5th रैंकिंग आई, 4th रैंकिंग आई। एसेस द क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड स्टैंडर्ड ऑफ स्कूल। इससे एक चीज और पता चलती है कि टीचिंग क्वालिटी क्या है। एक टीचर के पढ़ाए हुए बच्चे टेस्ट में हमेशा अधिक नंबर लाते हैं, और या उस स्कूल का स्टैंडर्ड कैसे। तो ये सभी चीजें। टाइप ऑफ टेस्ट, कितने तरह के टेस्ट होते हैं। अचीवमेंट टेस्ट होता है, स्टैंडर्ड अचीवमेंट टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। टाइप ऑफ अचीवमेंट ऑफ टेस्ट, तो ये टेस्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब अचीवमेंट टेस्ट भी 2 तरह के होते हैं। एक स्टैंडर्ड अचीवमेंट टेस्ट होता है, एक टीचर मेड टेस्ट होता है।
टीचर मेड टेस्ट को क्लासरूम टेस्ट भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है? स्टैंडर्ड अचीवमेंट टेस्ट आर द ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस, इसको दो स्तर में बांटते हैं, नेमली सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप। सब्जेक्टिव वही होता है कि क्वेश्चन दे दिया, बहुत बड़ा आंसर निकाल दिया। ऑब्जेक्टिव क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से एक को चुनना है बच्चे को जो सही है। तो सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो होते हैं, सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इंक्लूडेड द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इज टेस्ट मेनली टू semantic aspect of the content and ability to recall the data। मतलब ये शॉर्ट आंसर हम तब दिखाते हैं कि बच्चे के अंदर क्विक हम कुछ जानना चाहते हैं और थोड़ी सी जानकारी चाहते हैं, तो वो थोड़ी सी जानकारी निकल के आती है। और ऐसे टाइप में हम ये देखते हैं कि बच्चा कितना डीप सोच सकता है, कहाँ तक जा सकता है, हम उसके पूरे टैलेंट को बाहर निकलवाते हैं। हाउ वेल टू डीप द स्टूडेंट नो द पर्टिकुलर टॉपिक्स एंड द सब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप जो होता है वो तुरंत एसेस करने के लिए होता है, उससे कोई आप बहुत बच्चे की गहराई से नहीं जान सकते। ठीक है, ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर यूज्ड टू टेस्ट नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट अबाउट द टॉपिक एंड सब्जेक्ट। टीचर में टेस्ट या क्लासरूम टेस्ट जो होते हैं, टीचर में टेस्ट और क्लासरूम टेस्ट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑफ, नेमली रिटन पेपर, पेंसिल टेस्ट हो गया, ओरल टेस्ट हो गया, प्रैक्टिकल टेस्ट हो गया। रिटन पेपर आर द पेंसिल टेस्ट। रिटन पेपर और पेंसिल मतलब पेंसिल का यूज करता है बच्चा, उसको लिखता है, आंसर को टीचर देता है। एंड इट इज फर्दर डिवाइडेड 3 टाइप में, इसको बांटा जाता है बाद में। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हो गया, शॉर्ट आंसर टाइप, ऐसे टाइप टेस्ट। ठीक है, तो ये 3 हो गए। तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्या हो गया? हमने अभी बताया कि उसमें 4 आंसर होते हैं, 3 आंसर होते हैं, या यस या नो में होता है, तो ये सभी ऑब्जेक्टिव हो गए। कैन बी नॉट इन्फ्लुएंस द पर्सनल फीलिंग, इसमें बच्चे की पर्सनल फीलिंग नहीं पता चलती आपको, सिर्फ आपको सब्जेक्टिव नॉलेज का ही पता लग सकता है। ऑन द पेपर दैट इज करेक्ट, अगर वो सही है तो आपके सामने आ जाएगा। इट डज नॉट हैव द एनी होप टू बेस्ड ऑन रिवोल्यूशन ए पेपर, लेकिन इसके आधार पर किसी बच्चे का मूल्यांकन नहीं कर सकते आप। शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट जो होते हैं ये भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते। शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट से रिवेल टू ए ट्रू लिसनिंग कैपेसिटी, बच्चे ने क्या सुना और क्या उत्तर दिया, ये ट्रू लिसनिंग कैपेसिटी का पता लगाने के लिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, जैसे दिल्ली की राजधानी भारत की राजधानी दिल्ली है।